मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र के बारे में। सभी बच्चे तेजी के साथ जो चैनल से जुड़ चुके हैं, सबसे पहले अटेंडेंस दीजिएगा जय हिंद लिखकर, और सभी को मेरी तरफ से कलर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे आज इस फेस्टिवल के ऊपर भी कुछ अच्छी बातें सीखेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और एक संकल्प करेंगे कि हम लोगों को कामयाब होना है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। जो बच्चे सेशन के साथ जुड़ चुके हैं सभी को एक बार पुनः मेरी तरफ से कलर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शेयर बाजार पर प्रभावशाली जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा रखा जाता है? भारत सरकार का ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो आपकी शेयर मार्केट पर पूर्ण रूप से प्रभावशाली नियंत्रण बनाकर रखता है? एक है MRTP, एक दिया गया है FERA, एक दिया गया है BIFR, एक दिया गया है SEBE। इसका मतलब आपका बच्चों क्या है? सेबी है। सभी बच्चों को तेजी के साथ रिप्लाई करना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक सेशन में आ चुका है। आप लोगों को तेजी के साथ रिप्लाई करना है कि जो शेयर बाजार है उस पर सबसे प्रभावशाली जो नियंत्रण है भारत सरकार के कौन से विभाग का होता है? चलिए तेजी के साथ बच्चे रिप्लाई कीजिएगा। चलिए बच्चों, ए आपका यहाँ पर गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। अगर शेयर मार्केट पर नियंत्रण की बात आती है तो उस पर किसका नियंत्रण है? भारत में सेबी का नियंत्रण है। और चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 टेबल डिस्प्ले पर आ चुका है। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? एक बार बच्चों क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? एक आपको दिया गया है विदेश मंत्रालय, एक भारतीय रिजर्व बैंक, एक दिया गया है वित्त मंत्रालय, एक आपको दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। सभी बच्चों को तेजी के साथ रिप्लाई करना है। जो बच्चे सेशन के साथ लेट जुड़े हैं एक बार सभी बच्चों को जय हिंद लिख देना है। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ जय हिंद लिखकर सेंड करेंगे। भारत के विदेशी विनिमय संचय का जो प्रतिरक्षक है वो किसको माना जाता है? विदेश मंत्रालय बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, वित्त मंत्रालय भी गलत है, और भारतीय रिजर्व बैंक जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, और यानी कि बी आपका बिल्कुल ठीक होने वाला है। भारत के विदेशी विनिमय संचय का जो प्रतिरक्षक है वो कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। चलिए तेजी के साथ आपको सेशन को आगे बढ़ाना है। नरसिम्हा जो समिति है इसका संबंध किससे है? ये क्वेश्चन भी बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको तेजी के साथ ही रिप्लाई कर देना है 3 से 4 सेकंड के अंदर। नरसिम्हा जो समिति है, नरसिम्हन भी बोलते हैं कुछ बुकों में, जो नरसिम्हन समिति है उसका संबंध किससे है? बैंक के क्षेत्र के सुधार में, भारी उद्योग के विकास से, बीमा क्षेत्र के सुधार से। 1 और 3 सही है, यानी कि पहला विकल्प भी सही है और तीसरा विकल्प भी आपका क्या है? सही। आपको बताना है बच्चों इन 4 में से कौन सी बात आपके अकॉर्डिंग सही है। चलिए तेजी के साथ आप रिप्लाई करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको टाइम नहीं लगाना है बच्चों। जो नरसिम्हन समिति है इसका संबंध जो है बीमा क्षेत्र से नहीं है, भारी उद्योग विकास से भी नहीं है, इसका संबंध बैंकिंग सेक्टर में सुधार से है। तो इसलिए बच्चों आपका ए ऑप्शन यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? गलत। बाकी 3 आपके क्या है यहाँ पर? गलत हैं। जो यहाँ पर राइट आंसर है आपका वो है ए, नरसिम्हन समिति का संबंध बैंक क्षेत्र के सुधार से है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। आई होप दैट आप सभी को मेरी ये सेशन जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, श्री H राव को माना जाता है, श्री SK भारद्वाज को माना जाता है, मोरारजी देसाई को माना जाता है। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ रिप्लाई करेंगे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को रिप्लाई करना है। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। बच्चों यहाँ पर मोरारजी देसाई बिल्कुल गलत है, श्री SK भारद्वाज भी गलत है, श्री H राव भी गलत है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। आपको याद कर लेना है क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन आपको बार फेस होने वाला है। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी कंपनी कौन सी है? यानी कि उसके साथ काम करने वाली जो उसकी दूसरी ब्रांच है उसका नाम क्या है? इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी जो कंपनी है वो कौन सी है? एयर सहारा, एयर इंडिया या अलायंस एयर, एक दिया गया ट्रांस अलायंस।
चलिए चलिए, इंडियन एयरलाइंस के अंडर में काम करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है? आपको तेजी के साथ रिप्लाई करना है, 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को रिप्लाई करना है। ईमानदारी के साथ सभी बच्चों को अब अपने आंसर चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी कंपनी कौन सी है? तो बच्चों एयर सहारा आपका गलत है, एयर इंडिया भी यहां पर गलत है, ट्रांस अलायंस भी गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, अलायंस एयर। इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी जो कंपनी है उसकी अगर हम बात करते हैं तो अलायंस एयर है बच्चों। यहां पर आपका सी पूर्ण रूप से क्या है? सही है। चलिए चलिए, सभी को आप अपने जो आंसर है बच्चों चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए, तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की जो स्थापना है वो कौन से वर्ष में की गई थी? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना, जिसको हम वर्तमान में एक्सिस बैंक भी बोलते हैं, तो एक 1953 दिया गया है, एक बच्चों यहां पर दिया गया है 1956, एक दिया गया है 1964, एक दिया गया 1969। सब बच्चों को तेजी के साथ बताना है कि भारत में जो यूटीआई है, जिसको यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? एक ऑप्शन 1953 है, एक 1956, एक 1964, एक 1969। तो बच्चों यहाँ पर ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, एक आपको 1956 दिया गया है, ये भी गलत है, 1969 भी गलत है। भारत में यूटीआई की स्थापना 1964 में हुई थी, उसी दिन इसका विभाजन हुआ था और उसी की एक शाखा को एक्सिस बैंक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखते हैं। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत है? आप लोगों को बताना है भारत में ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें महिलाएं सर्वाधिक इंक्लूडेड हैं। एक आपको दिया गया है चाय उद्योग, एक दिया गया है जूट उद्योग, एक वस्त्र उद्योग, एक रबड़ उद्योग। तो आपको तेजी के साथ बच्चों अपना आंसर कमिट कराना है। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं इंक्लूडेड हैं? वह उद्योग पूर्ण रूप से महिलाओं पर निर्भर है। एक आपको दिया गया है चाय उद्योग, एक जूट उद्योग, एक वस्त्र उद्योग, एक रबड़ उद्योग। चलिए तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराइएगा। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत है? बच्चों चाय उद्योग दिया गया है, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग, रबड़ उद्योग। तो यहाँ पर रबड़ उद्योग भी गलत है, वस्त्र उद्योग भी गलत है और जूट उद्योग भी गलत है। 3 ऑप्शन आपके पूर्ण रूप से बच्चों यहाँ पर क्या हो जाते हैं? गलत। एक ऐसा उद्योग जिसमें महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का उस उद्योग को चलाने में है, तो उसका नाम है चाय उद्योग। जब चाय के बाग से पत्तियां तोड़ी जाती हैं तो उन सभी पत्तियों के कलेक्शन की जो जिम्मेदारी है वो महिला श्रमिकों के ऊपर ही होती है। इसलिए जो चाय का उद्योग है वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर है? महिलाओं पर निर्भर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक ऑप्शन आपको दिया गया है एडम स्मिथ, एक कार्ल मार्क्स दिया गया है, एक गुन्नार मिर्डल दिया गया है, एक जोसेफ स्टालिन दिया गया है। तो आपको तेजी के साथ बच्चों आंसर अपना सबमिट कराना है। चलिए चलिए, आज कलर डे के उपलक्ष्य में जगह जगह डीजे बजाए जा रहे हैं और कुछ लोग जो है अनावश्यक नॉइज पोल्यूशन को भी फैला रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास में। तो ऐसा हो सकता है कि आपको मेरी साउंड जो है थोड़ी क्लियर ना आ रही हो, लेकिन एक दिन के लिए आप लोगों को एडजस्ट करना है। बाकी कल से जो ऑडियो क्वालिटी है वीडियो की बहुत अच्छी आने वाली है। दास कैपिटल जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है? एक दिया गया एडम स्मिथ, एक कार्ल मार्क्स, एक गुर्नार, एक आपको दिया गया जोसेफ स्टालिन। तो बच्चों यहाँ पर एडम स्मिथ गलत है बिल्कुल, और यहाँ पर गुर्नार मिर्डन भी गलत है, जोसेफ स्टालिन भी गलत है। दास कैपिटल किसकी प्रमुख रचना है? समाजवादी एक विशेषज्ञ थे, उनका नाम था कार्ल मार्क्स, उन्हीं के द्वारा जो है दास कैपिटल लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे जो खनिज है उसके भंडार पाए जाते हैं? सबसे बड़े जो खनिज के भंडार है तांबा खनिज के, तो वो कौन से राज्य में है? एक आपको दिया गया है आंध्र प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड, एक राजस्थान। बच्चों 4 विकल्प आपके पास हैं, आपको तेजी के साथ रिप्लाई करना है। चलिए चलिए, जो बच्चे सेशन में थोड़ा सा लेट जुड़े हैं उन सभी को डेली जो है समय से लाइव आना है। और आज का जो सेशन है बच्चों ये 9:30 से लाइव हुआ है, उसके लिए मैं थोड़ी सी क्षमा चाहता हूं। कल से आपकी जो क्लास है राइट 9 बजे चल जाया करेगी। 2 दिन से फेस्टिवल होने की वजह से क्लास का जो टाइम है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। कल से आपको राइट 9 बजे ही मिलेगी। आज जो 9:30 से क्लास को चलाया गया है उसका थोड़ा सा रीज़न जो है फैमिली में फेस्टिवल का होना है,
आगे से इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। कल से आपकी जो क्लास है वो राइट 9 बजे लाइव कर दी जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? एक आंध्र प्रदेश दिया गया है जो पूर्ण रूप से गलत है, एक छत्तीसगढ़, ये भी पूर्ण रूप से गलत है, झारखंड भी बच्चों आपका गलत है, राजस्थान यहाँ पर आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक टीन का जो उत्पादन है वो कौन से राज्य से होता है? एक आपको दिया गया है आंध्र प्रदेश, एक आपको छत्तीसगढ़ दिया गया है, एक झारखंड, एक बच्चों आपको दिया गया है उड़ीसा। टीन के क्षेत्र में पहला नंबर कौन से राज्य का है? चलिए तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कीजिएगा चैट बॉक्स में। भारत में टीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश पूर्ण रूप से गलत है, छत्तीसगढ़ भी गलत है, झारखंड भी नहीं, झारखंड बच्चों यहाँ पर आपका सही है, उड़ीसा भी आपका क्या है, गलत है। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये आपके गलत हैं और उड़ीसा भी आपका गलत है। अगर हम बात करते हैं टीन के उत्पादन में तो सबसे पहली जो रैंक है वो बच्चों झारखंड की है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए थोड़ा सा सेशन को तेज लेकर चलते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसका जो मॉडल है, उसका जो ड्राफ्ट है, उसका जो प्रारूप है वो किस अर्थशास्त्री के द्वारा तैयार किया गया था? एक ऑप्शन बच्चों आपको दिया गया है वीपी सिंह, एक दिया गया है चंद्रशेखर, एक दिया गया है मधुलिये में, एक दिया गया है रामकृष्ण हेगड़े। चलिए तेजी के साथ बच्चों आंसर सबमिट कराइएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? आपको तेजी के साथ अपना आंसर सबमिट कराना है। वीपी सिंह बच्चों यहां पर गलत है, चंद्रशेखर भी गलत है, मधुलिये भी आपका गलत है, तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं यहाँ पर। और अगर हम राइट बात करते हैं तो रामकृष्ण हेगड़े के द्वारा भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, इसलिए बच्चों यहाँ पर डी आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए अब आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। चलिए भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? आणविक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा? चलिए तेजी के साथ 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराइएगा। भारत में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? आणविक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा? चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। भारत में ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो क्या है? आणविक ऊर्जा नहीं है, जल विद्युत भी नहीं है, सौर ऊर्जा नहीं है। भारत में 65% जो एनर्जी है वो तापीय एनर्जी है। टेम्परेचर एनर्जी को हम क्या करते हैं, पावर में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम अपने इंडिया में सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। चलिए तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत में वनों का प्रतिशत कितना है? 19.44, 20.55 भी दिया गया है। देखिएगा बच्चों वनों का जो परसेंटेज है 19.44 दिया गया है, 20.55, 23.81 और 25.05। आपके पास 4 विकल्प हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2021 की जो वनों की काउंटिंग है उसके अनुसार ये चारों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। किसी ओल्ड पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया है तो उस दौरान ये कंडीशन आपकी ठीक रही होगी, लेकिन अगर हम 2021 के बाद की बात करते हैं तो ये आंकड़े आपके गलत हैं। जो सही आंकड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 2022 के अंदर जो है वनों का जो परसेंटेज है वर्तमान समय में वो 24.56 है। आपको थोड़ा सा रट्टा मार लेना है, ठीक है। नॉलेज को थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। भारत में जो वनों का वर्तमान परसेंटेज है वो 24.56 है। बाकी सभी आपके ऑप्शन यहाँ पर क्या है, चारों के चारों गलत हैं। चलिए राइट आंसर डायरेक्ट याद कीजिएगा। भारत में कुल वनों का जो परसेंटेज है वो लगभग कितना है, 24.56 है। आप सभी को तेजी से ध्यान रख लेना है, कितना, 24.56। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। 24.56 आपको याद हो गया होगा तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब गेहूं के निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के अगर निर्यात की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भारत की जो रैंक है वो क्या है? चलिए, एक है पहला नंबर है, एक है बच्चों दूसरा नंबर है, एक है आपका तीसरा नंबर, एक आपको दिया गया है चौथा नंबर। गेहूं के निर्यात में बच्चों कभी ये स्थिति इंडिया की थी कि हम लोगों को अनाज का निर्यात क्या करते, हम अनाज का आयात किया करते थे अमेरिका जैसे देशों से, और बहुत ख़राब क्वालिटी का हम अनाज खाते थे। लेकिन 1963 के बाद जब हरित क्रांति आई उसके बाद हम लोगों के यहाँ गेहूं का उत्पादन तेज़ी के साथ बढ़ता गया और आज इंडिया गेहूं को निर्यात करता है। और उसमें आपकी जो रैंक है वो कितनी है,
चलिए मैं आपको राइट आंसर दे देता हूं। भारत की जो रैंक है वो पहली रैंक है गेहूं के निर्यात में, जो हमारे लिए काफी गर्व की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की जो स्थापना है वो कब की गई थी? एक है 1969, एक 1971, एक 1975, एक 1982। चलिए तेजी के साथ बताना है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की जो स्थापना है भारत में कब की गई थी? चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ रिप्लाई करेंगे। बच्चों आप सभी को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जो बच्चे सेशन में थोड़ा सा लेट जुड़े हैं उन सभी को एक बार जय हिंद लिखकर टाइप करना है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की जो स्थापना है वो कब की गई थी? चलिए 1969 बच्चों यहाँ पर आपका गलत है, 1971 भी गलत है और 1975 भी गलत है। चलिए और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 1982। ग्रामीण विद्युत निगम की जो स्थापना है, मुझे भी हल्का सा डाउट लग रहा है और आई होप दैट क्वेश्चन थोड़ा हमारा गलत हो गया है। हम दोबारा से पढ़ते हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण जो निगम है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो बच्चों यहाँ पर क्या है, बी सी डी तीनों ही आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ग्रामीण विद्युत जो निगम है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में। तो आपको ए ऑप्शन यहाँ पर याद रख लेना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की जो योजना है वो किस महापुरुष के नाम पर रखी गई है? राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू। चलिए तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का जो नाम है वो किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? 3 से 4 सेकंड के अंदर आपको आंसर सबमिट करा देना है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को समय नहीं लगाना है। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो गारंटी है उसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। मनरेगा में एम का मतलब महात्मा गांधी है। तो बच्चों आपके दोनों ऑप्शन जो है ये गलत हो जाते हैं, ए भी गलत हो जाता है, बी ऑप्शन आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, सही। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी तो उसको हम मनरेगा बोलते हैं, यानी कि महात्मा गांधी के नाम पर भी इस योजना को जाना जाता है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो भारत में क्या है? चलिए आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आपको बताना है। सेवा क्षेत्र है, विज्ञान क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है और कृषि का क्षेत्र है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो क्या है? चलिए टाइम तेजी के साथ बढ़ रहा है। 2 से 3 सेकंड के अंदर बच्चों आप लोगों को रिप्लाई कर देना है। आपका डी यहाँ पर गलत है पूर्ण रूप से, सी भी गलत है और बी भी गलत है। अगर तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं तो तृतीय क्षेत्र किसको माना जाता है? सेवा को। और दूसरा क्षेत्र माना जाता है उद्योग को। और प्राथमिक जो क्षेत्र माना जाता है वो माना जाता है कृषि को। चलिए अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करता है तो कृषि और उद्योग की बात करता है तो सेकंड, और सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर की अगर बात की जाए तो उसकी जो रैंक है इकोनॉमी में वो तीसरी होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ होता है? चलिए सहकारिता जो आंदोलन है, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 के बाद प्रारंभ किया जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया, 1991 नहीं 1901 के बाद प्रारंभ किया जाता है। चलिए भारत में जो सहकारिता आंदोलन है उसका प्रारंभ, चलो मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूं, थोड़े से कंफ्यूजन रिपीट हो यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। आपको औद्योगिक नीति वाली बात को दिमाग से निकाल देना है। ये क्वेश्चन अलग है, वो बाय मिस्टेक जो है उच्चारण हो गया। चलिए मैं अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करता हूं और क्वेश्चन को दोबारा से रीड करता हूं। भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ है वो कौन से सन से किया गया था? एक बच्चों 1904 दिया गया है, एक 1907 दिया गया है और एक आपको दिया गया 1905, एक दिया गया 1920। भारत में जो सहकारिता आंदोलन है वो कौन से सन से प्रारंभ किया गया था? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को रिप्लाई करना है। यहाँ पर बच्चों आपका डी ऑप्शन पूर्ण रूप से गलत हो जाता है, सी भी आपका गलत हो जाता है, बी भी गलत हो जाता है। हमारे इंडिया में सहकारिता जो आंदोलन है इसको 1904 में पब्लिक के द्वारा जो है लागू किया गया था, जारी किया गया था, रखा गया था, सरकार पर एक दबाव बनाया गया था। तो आपको याद रख लेना है भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 से प्रारंभ हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की।
भुगतान संतुलन में क्या चीज नहीं होती है? चलो, इंक्लूडेड होती है एक अदृश्य व्यापार, एक दृश्य व्यापार, एक ऋण, एक उपरोक्त सभी। अगर भुगतान को संतुलित करना हो तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? इनडायरेक्ट ट्रेड की जरूरत पड़ती है, या डायरेक्ट ट्रेड की जरूरत पड़ती है, या लोन की जरूरत पड़ती है, उपरोक्त सभी। चलिए तेजी के साथ 4 सेकंड में आंसर अपने सबमिट कीजिएगा। जो बच्चे सेशन में थोड़ा सा लेट आए हैं उन सभी को मैं एक बार दोबारा से रिमाइंड करा देता हूं, प्रत्येक बच्चे को अपने आंसर चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। भुगतान संतुलन में क्या निहित होता है? अदृश्य व्यापार, दृश्य व्यापार, एक ऋण, एक उपरोक्त सभी। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, दृश्य व्यापार भी इंक्लूड होता है, फिर दृश्य व्यापार भी इंक्लूडेड होता है और ऋण भी इंक्लूडेड होता है। तो इसलिए बच्चों आपका जो राइट आंसर यहां पर बन जाता है वो बन जाता है उपरोक्त सभी, यानी कि आपके चारों विकल्प ही यहां पर क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक जो निर्यात है वो किस देश के साथ करता है? भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? भारत में जो कानपुर जैसे क्षेत्रों में चमड़े का उत्पादन किया जाता है, हम सबसे ज्यादा जो है उसका निर्यात कौन सी कंट्री के साथ करते हैं? एक बच्चा आपको दिया गया है रूस में, एक फ्रांस में, एक इंग्लैंड में, एक चीन में। चलिए तेजी के साथ बताना है सभी बच्चों को आंसर। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक जो निर्यात है वो किसको किया जाता है? एक रूस दिया गया है, एक फ्रांस आपको दिया गया है, एक इंग्लैंड दिया गया है, एक चीन दिया गया है। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराने हैं बच्चों। रूस यहां पर आपका गलत है, फ्रांस भी गलत है, चीन भी गलत है। भारत चमड़े का सर्वाधिक जो निर्यात है वो इंग्लैंड देश को करता है, इसलिए बच्चों आपका सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से सही हो जाता है। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और प्रत्येक बच्चे को आप अपने जो आंसर हैं वो सबमिट कराने हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हमारे देश में कब की गई थी? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में की गई थी और वो है कब की गई थी? एक ऑप्शन दिया गया 1938, एक 1842, एक 1947, एक 1951। चलिए सभी बच्चे आप अपने आंसर तेजी के साथ सबमिट कराएंगे। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की गई थी? 1938, 1842, 1947 और 1951। चलिए तेजी के साथ बताइएगा सभी बच्चे। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की गई थी? 1938, 1842, एक 1947 दिया गया है, एक 1951 भी आपको दिया गया है। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ आप अपने आंसर चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को आंसर देना है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की गई थी बच्चों? 1882 आपका गलत है, 1947 भी गलत है, 1951 भी आपका गलत है। यहाँ पर बच्चों जो आपका राइट आंसर है वह आपका 1938 है, इसलिए ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने सेशन की तरफ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ किए गए थे? चलिए भारत में जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, उस सिस्टम को कब से एग्जीक्यूट किया गया था? चलिए तेजी के साथ आंसर करना है आप लोगों को। आर्थिक नियोजन से ही भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, उसी दिन से आर्थिक नियोजन स्टार्ट होता है, उसी दिन से भारत की पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ होती हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कुछ अलग नहीं है, तो आप लोगों को समझ जाना है। चलिए मैंने आपको हिंट दे दिया है, उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। एक आपके पास विकल्प है 1 अप्रैल 1951, 1 मई 1956, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ किया गया था बच्चों? बी यहां पर आपका गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1951 से लागू किया गया था, उसी चीज को आर्थिक नियोजन की संज्ञा भी दी गई है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। बच्चों अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? एक आपका है राष्ट्रीय विकास परिषद, एक केंद्र एवं राज्य सरकार, एक प्रधानमंत्री कार्यालय, एक योजना आयोग। 4 विकल्प आपके पास हैं। इन्हीं 4 विकल्प में से किसी एक का आपको चयन कर लेना है और आपको बताना है कि राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? ये क्वेश्चन दोबारा से रिकॉल किया गया है, पहले भी ये कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है, मेरे द्वारा भी पहले मॉक टेस्ट में कराया गया है।
और आज ये पुनः फिर रिपीट हो गया है, तो आप लोगों को राइट आंसर जल्दी के साथ सबमिट कराना है। चलिए पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय विकास परिषद के पास नहीं होती है, केंद्र राज्य सरकार के पास नहीं होती है, प्रधानमंत्री कार्यालय के पास नहीं होती है। ये जिम्मेदारी केवल किसके पास होती है? नीति आयोग के पास होती है। इसलिए आपका डी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर क्या है? ठीक है, ABC तीनों ही आपके यहाँ पर क्या हो जाने हैं? गलत हो जाने हैं। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। पंचवर्षीय योजनाओं का जो अंतिम प्रारूप है वो कौन प्रस्तुत करता है? चलिए, एक आपको दिया गया है वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय, एक आपको दिया गया है योजना आयोग। पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की है, लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट है वो कौन प्रस्तुत करता है? चलिए 3 सेकंड के अंदर आंसर सबमिट कीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों में 1 से 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाने चाहिए। चलिए बच्चों, यहाँ पर वित्त आयोग आपका गलत है, वित्त मंत्रालय भी गलत है, योजना आयोग, नीति आयोग भी गलत है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। ये फाइनल ड्राफ्ट पंचवर्षीय योजनाओं का तैयार करता है, और आपको याद भी कर लेना है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। LIC की जो स्थापना है वो कब की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम का जो क्वेश्चन है, कल वाले मॉक टेस्ट के अंदर भी पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आपको कोई इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। LIC की स्थापना 1956 में की गई थी। आपको याद कर लेना है, अनगिनत बार पेपरों में आ चुका है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये भी क्वेश्चन कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कितने हैं? तो आपको डायरेक्ट आंसर याद कर लेना है 24। भारत में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है उनकी संख्या कितनी है बच्चों? 24 है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। चलिए ये क्वेश्चन नया है, इसका आपको आंसर देना है। विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन कौन से देश में किया जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसके यहाँ पर कॉफी का उत्पादन वर्ल्ड में सर्वाधिक किया जाता है? चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। विश्व में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक कहां किया जाता है? एक विकल्प आपके पास चीन है, एक ब्राजील है, एक मैक्सिको है, एक कोलंबिया है। चलिए तेजी के साथ सभी को आंसर सबमिट कराने हैं। विश्व में कॉफी का जो उत्पादन है वो किस देश के द्वारा सबसे अधिक किया जाता है वर्ल्ड लेवल पर? चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। चीन यहां पर बच्चों गलत है, मैक्सिको सिटी भी आपका गलत है, कोलंबिया भी गलत है। अगर यहां पर कोई राइट आंसर है तो वो आपका ब्राजील है, यानी कि बी विकल्प बच्चों यहां पर सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? चलिए तेजी के साथ आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है? एक आपको कोरबा दिया गया है, एक नेपानगर दिया गया है, एक कोयनी दिया गया है, एक दिया गया है नासिक। चलिए तेजी के साथ आंसर अपने सबमिट कीजिएगा। पेट्रो रसायन के लिए कौन बहुत ज्यादा फेमस है? कौन सी सिटी भारत की सबसे ज्यादा फेमस है? कोरबा बच्चों यहां पर आपका गलत है, नेपानगर भी गलत है, नासिक भी गलत है। जो कोयली है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, और आई थिंक दैट कोयली जो है गुजरात की एक लोकल सिटी है, तो आप लोगों को याद रख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। भारत में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? भारत के प्रत्येक राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत नहीं है, विद्युत कनेक्शन नहीं है, तो हम कभी भी ट्यूबवेल और नलकूप को देश की सिंचाई का पहला साधन नहीं मान सकते हैं। ना ही प्रत्येक स्थान पर जो है भूमिगत जल उपलब्ध है। चलिए तो आपको थोड़ा सा सेंस लगानी है और उसके बाद आपको आंसर देना है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहरें, एक आपको दिया गया कुएं, एक दिया गया नलकूप, एक बच्चों आपको दिया गया तालाब। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? 3 से 4 सेकंड के अंदर बच्चों आंसर सबमिट कराइएगा। तालाब यहाँ पर गलत है, नलकूप भी गलत है, कुएं भी गलत है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो सिंचाई का है वह क्या है? नहरें हैं। तालाब गलत है, नलकूप गलत है, कुएं गलत है। चलिए भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है वो नहरें हैं, इनको आपको पहली रैंक पे रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम बच्चों। डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो आपका मॉक टेस्ट 21 है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? चलिए प्राइवेट सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा जो फेमस है
वो कौन सी सिटी है? एक आपको दिया गया है कांडला गुजरात, एक विशाखापट्टनम, एक नोएडा, एक आपको दिया गया है सूरत। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए, अरे लास्ट क्वेश्चन है, तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कीजिएगा। सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी बच्चों को एक बार तेजी के साथ कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम का भी नारा लगा देना है और उसके बाद आप जो है क्लास को एग्जिट कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग सेंटर कौन सा है? एक है कांडला, जो पूर्ण रूप से गलत है, विशाखापट्टनम भी गलत है, नोएडा भी गलत है। बच्चों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सूरत है और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक हो जाता है। आई होप दैट आप सभी को आज का सेशन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूं, इस तरह की लाइव क्लास डेली आती रहेंगी। 1-2 दिन टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से आपका जो सेशन है वो टाइम में डिसबैलेंस हुआ है। कल से ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।